साथियों, परिप्रेक्ष्य में आपका स्वागत है। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं राजेश त्यागी आपके साथ हूँ। परिप्रेक्ष्य हमारा कार्यक्रम होता है जिसमें हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को, ऐतिहासिक घटनाओं परिघटनाओं को हम लोग इसके अंदर उन पर चर्चा करते हैं, उन्हें लेते हैं। तो आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो चौरी चौरा की घटना को लेकर है और हमारा आज का विषय है चौरी चौरा और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में गांधी की भूमिका। तो आपको बता दें कि ये जो चौरी चौरा है ये गोरखपुर के पास एक जगह है जहां आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ हुई थी। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में ये मुठभेड़ अपने आप में एक मील का पत्थर बनी थी। एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोली चला दी थी। प्रदर्शन पुलिस के दमन के सामने हिंसक हुआ था जिस पर पुलिस ने गोली चला दी थी और उसके बाद जहां कुछ किसान मारे गए थे तो किसानों की इस भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसके बाद गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम चौरी चौरा की जो घटना है तो उसको समझ लें, घटना क्या थी, क्या हुआ था चौरी चौरा में आज से 100 साल पहले। और इस घटना के संदर्भ में, इस घटना के तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में चौरी चौरा की घटना के संदर्भ में तो हम समझेंगे गांधी की भूमिका को। पूरे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के संदर्भ में गांधी की भूमिका का हम समाहार करने की कोशिश करेंगे चौरी चौरा की घटना के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो आपको बता दें 2 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, चौरी चौरा जैसे हमने आपको बताया कि ये एक जगह है गोरखपुर, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस होता था, संयुक्त प्रांत होता था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो उसके अंदर ये संयुक्त प्रांत के अंदर एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर के भीतर। तो 2 फरवरी 1922 को वहाँ एक प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जिसमें जो है भगवान अहीर नाम का एक रिटायर्ड फौजी था, सिपाही था सेना का, जिसके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। और उस प्रदर्शन में 2 मुद्दे अहम थे। एक तो बढ़ती हुई महंगाई, खाद्य वस्तुओं की कीमत, खासतौर से खाने पीने के सामान की कीमत जो लगातार बढ़ती जा रही थी, मेहनत का जनता उससे त्रस्त थी। तो भगवान अहीर की लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में, एक तो इस बात को लेकर के, और दूसरा शराब की बिक्री के खिलाफ। सरकार वहाँ शराब बेच रही थी, उस बिक्री के खिलाफ। इन 2 मुद्दों पर जो है ये प्रदर्शन वहाँ हो रहा था चौरी चौरा में, जिसका नेतृत्व भगवान अहीर कर रहा था, रिटायर्ड फौजी था। इस प्रदर्शन में पुलिस ने बिना प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी हिंसा के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और उनमें से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी करके पुलिस स्टेशन के अंदर उन पर जो है जुल्म किए, पिटाई की। इसके खिलाफ, इस घटना के खिलाफ एक प्रदर्शन रखा गया था 4 फरवरी को, एक दिन के बाद। 2 फरवरी की ये घटना है, ये जो प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारियां की, मारा पीटा लोगों को। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ फिर एक प्रदर्शन रखा गया एक दिन के बाद, 4 फरवरी को, जिसमें लगभग 2500 प्रदर्शनकारी जो है वो शामिल हुए और शराब की दुकान बंद करने के लिए वे दबाव डालने लगे। इस समय कम्युनिस्टों ने, विशेष रूप से एम.एन. रॉय उस समय नेता थे, आप जानते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भी बड़े नेता थे 1922 में, उन्होंने एक मजदूर हड़ताल का आह्वान किया। आज ये कम्युनिस्ट पार्टियां मजदूर हड़ताल जैसी चीज़ को भी पूरी तरह भूल गई हैं, और जब इतने किसान संघर्ष कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर देशव्यापी संघर्ष हो रहा है, तो ये मजदूर हड़ताल का नाम तक नहीं ले रहे हैं। उस समय ये जो
कम्युनिस्ट नेता वहाँ थे, वे सीधे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रभाव में थे, उसकी नीतियों के प्रभाव में थे, लेनिन और ट्रॉट्स्की की नीति के प्रभाव में थे। तो तुरंत जैसे ही ये किसान संघर्ष शुरू हुआ, किसानों को गिरफ्तार किया गया, तो एम एन रॉय की लीडरशिप में, मनमथनाथ रॉय उनकी लीडरशिप में एक कॉल दी गई मजदूर वर्ग को हड़ताल के लिए, जिसमें मजदूर जो हैं वो शामिल हुए इस प्रदर्शन में। और प्रदर्शन जो है 4 तारीख को आयोजित किया गया सुबह से। इस प्रदर्शन में जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को छोड़ने से मना किया, उन्हें पुलिस थाने में ही रखा गया था, तो प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर जो है पत्थर फेंकने शुरू किए और पुलिस ने एक भारतीय अधिकारी के निर्देश पर प्रदर्शन पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 नागरिक मौके पर मारे गए। सीधे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, उन्हें प्रवोक किया और 3 प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस पुलिस के गोली चलाने से मारे गए। जिसके बाद ये जो 2500 लोगों की भीड़ थी, ये पीछे हटने के बजाय इस भीड़ ने हमला कर दिया पुलिस पर, उस दमन का मुकाबला करते हुए। और इस भीड़ ने जाकर, ये जो पुलिस वाले थे ये वहाँ से भाग निकले और इन्होंने भाग करके अपने जो थाना था चौरी चौरा का, उसके अंदर जाकर के घुसे ये हथियारों के साथ, और उसके अंदर घुस करके भी ये लोगों के ऊपर वहाँ से फायरिंग करने लगे। ये देख करके लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और जिस पुलिस वाले ने भी बाहर भागने की कोशिश की, उसे भी उठाकर उन्होंने आग के अंदर डाल दिया। इस प्रदर्शन में 22 पुलिस वाले मारे गए। लेकिन ये बात बहुत ही साफ थी, इसके ऊपर कोई मतभेद नहीं है इतिहासकारों में, कि पहला हमला पुलिस ने किया था, बर्बर हमला था, वैश्याना हमला था, और पुलिस ने 2 तारीख को अहिंसक प्रदर्शन पर जो है जानबूझकर लाठीचार्ज किया था, उसे खून में डुबोने के लिए, हिंसा में डुबोने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को। और जिसके चलते 4 तारीख को जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को जो है उनके ऊपर गोली चलाई, 3 प्रदर्शनकारी मरे और बदले में भीड़ ने हमला करते हुए पुलिस स्टेशन को आग लगाई, 22 पुलिसकर्मी मारे। जब 2 फरवरी को लोगों पर पुलिस ने हमला किया, उन्हें बर्बर तरीके से पुलिस स्टेशन के बाहर और अंदर पीटा गया, मेहनतकशों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को गिरफ्तारियां की गई, गैरकानूनी उन्हें पुलिस स्टेशन में ही रखा गया गिरफ्तार करके। तो गांधी ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा, गांधी ने इस बर्बरता की कोई निंदा नहीं की। और 4 तारीख को जब पुलिस वाले मारे गए, जब भीड़ ने इस हिंसा का शमन करने के लिए, इस हिंसा की और हिंसक मशीनरी की, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की कमर तोड़ने के लिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक मशीनरी की कमर तोड़ने के लिए जब लोगों ने पलटकर पुलिस पर हमला किया, तो गांधी को अपना अहिंसा मंत्र याद आ गया और गांधी ने अपनी पूरी तरह से कायरता दिखाते हुए 5 दिन का उपवास शुरू कर दिया। गांधी ने ये बांध देनी शुरू कर दी कि जनता अभी अहिंसक प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है, जनता असभ्य है, जनता अभी पूरी तरह से सभ्य नहीं हुई है, उसने अहिंसक राजनीति नहीं सीखी है। गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया लोगों का उत्साह तोड़ने के लिए कि जनता ने, किसानों ने गलत किया, किसान मजदूरों ने पुलिस पर हमला करके। और स्पष्ट रूप से गांधी ये कह रहा था कि जनता को हाथ बांधकर पुलिस से पिटते रहना चाहिए था, पुलिस के जो बर्बरता है, पाशविकता है, अत्याचार हैं, उन्हें सहन करते रहना चाहिए था और मेहनतकश जनता को पुलिस पर पलटवार नहीं करना चाहिए था।
तो गांधी ने ब्रिटिश सरकार का भला बनने के लिए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि वो थाने पर हमला करने वाले लोगों में शामिल नहीं है, उसने प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। और प्रदर्शन की निंदा करते हुए गांधी ये भी भूल गया कि 4 तारीख के बाद एक बार फिर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर और भी ज़्यादा भयंकर दमन पुलिस कर रही थी। उस समय, जिस समय गांधी उपवास कर रहा था, पुलिस घर घर की तलाशी ले रही थी। पुलिस बाहर निकालकर औरतों और बच्चों तक को पीट रही थी और बहुत ही भयंकर दमन चौरी चौरा उसके चारों तरफ पुलिस ने कर दिया था, जिसमें हजारों लोगों को घरों से बाहर निकालकर मारा पीटा जा रहा था, उन पर भयंकर दमन किया जा रहा था। और इस सब के चलते जो दमन हो रहा था, इसकी गांधी ने कोई निंदा नहीं की। पुलिस दमन की गांधी ने कोई निंदा नहीं की, पुलिस दमन का गांधी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। उल्टा गांधी ने धर्मोपदेश देना शुरू किया लोगों को कि जनता को पुलिस हिंसा का प्रतिकार नहीं करना चाहिए था, जनता को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो जनता को क्या करना चाहिए था? जनता को बस पिटना चाहिए था। ये गांधी की पैसिव रेजिस्टेंस की नीति थी, ये गांधी की, जिसे वो अप्रत्यक्ष प्रतिरोध कहता था, उसकी नीति थी। और ये वास्तव में एक ऐसी नीति थी जो पूरी तरह से औपनिवेशिक सत्ता को उपनिवेश की जनता के ऊपर, उपनिवेश की मेहनतकश जनता के ऊपर एक बढ़त दिलाता था, एक आधिपत्य दिलाता था, उसके वर्चस्व को स्थापित करता था। तो गांधी ने, ये जो गांधी की बड़ी सोची समझी नीति थी, ये नीति किसी नैतिकता से प्रभावित नहीं थी, बल्कि एक पूरी राजनीति थी जिसका ब्रिटिश सरकार समर्थन करती थी और गांधी को प्रोपगेट करती थी, इसके लिए गांधी को आगे बढ़ाती थी। तो गांधी की इस नीति ने चौरी चौरा के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें कांग्रेसियों ने, गांधी के चेलों ने पूरी तरह से मेहनतकश जनता का साथ छोड़ दिया और वे सरकारी भाषा बोलने लगे। वे ये कहने लगे कि लोगों को ये प्रतिकार नहीं करना चाहिए था, ये प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था और सिर्फ पुलिस से उन्हें पिटना चाहिए था, पिटकर उन्हें अपना जो है पैसिव रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए था। ये सब करने के बाद बड़े पैमाने पर लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस का भयंकर दमन हुआ। लेकिन गांधी की बला से कुल मिलाकर 220 लोगों को, 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 228 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से 6 जेल के अंदर ही मर गए, यातनाओं में मरे, जिन्हें यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया। तो 228 में से 6 लोग जेल के अंदर मरे और 172 लोगों को इसमें फांसी का हुक्म सुनाया गया था, फांसी की सज़ा दी गई थी। 8 महीने लगातार ये मुकदमा चला था, 8 महीने में मुकदमा ख़त्म हुआ था, जिसके अंदर 172 लोगों को फांसी हुई थी 228 में से। और ये एक ऐसा मुकदमा था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने लोगों को किसी साक्ष्य के आधार पर सज़ा नहीं दी थी, बल्कि पूरी जनता को सज़ा देने के लिए, उसे पनिश करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए, एक आतंक फैलाने के लिए पुलिस, अदालत और कानून सब ने मिलकर जनता का दमन किया था। जैसा हमेशा आप देखते हैं कि जितने भी पूंजीवादी राज्य हैं उनमें सब में इसी तरह का होता है। ये तीनों जो हैं ये अंत आतंक के हथियार बन जाते हैं, पुलिस, अदालत और कानून। तो ये भयंकर दमन था और ये औपनिवेशिक इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस पूरी घटना में, चौरी चौरा की घटना में, गांधी की एक बहुत ही विशेष भूमिका थी, जिसमें गांधी ने इस संघर्ष की, इस उठती हुई आग पर, संघर्ष की इन भड़कती हुई ज्वालाओं पर
पानी डालने का काम किया था, छींटे मारने का काम किया था, अपनी खाल बचाने का काम किया था। और आपको बता दें कि गांधी जनता के संघर्ष से बहुत डरता था। बम्बई में सूती कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के समय 1927 में भी गांधी ने यही किया था। उसने कहा था कि सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल खतरनाक है। वहाँ हिंसा नहीं हुई थी बम्बई में, बस मजदूर वर्ग ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसके तुरंत बाद गांधी सतर्क हो गया था। गांधी दरअसल जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, वो वर्ग जो है वो चचेरे भाई थे औपनिवेशिक एलीट शासकों के, ब्रिटिश पूंजीपतियों के। वे भारतीय पूंजीपति थे। गांधी भारतीय पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता था, टाटा और बिरला का प्रतिनिधित्व करता था। बिरला हाउस में ही वो ठहरा करता था और एक तरह से इन पूंजीपतियों का राजनीतिक प्रतिनिधि था गांधी। गांधी को ज़्यादा बड़ा खतरा ब्रिटिश सरकार से नहीं था। उतना वो ब्रिटिश सरकार का कभी विरोधी नहीं था, उसके खिलाफ तो पैसिव रेजिस्टेंस किया करता था। उससे ज़्यादा बड़ा खतरा सर्वहारा से, मेहनत कश जनता से था, और उससे वो दिल से डरता था। और इसीलिए 1927 में उसने कहा कि सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल खतरनाक है। वो हड़ताल से डर गया था, मजदूरों की हड़ताल की ताकत देखकर। ऐसी हड़ताल जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जो है कमर तोड़ दी थी, उस हड़ताल से गांधी डर गया था। तो मजदूरों, मेहनतकशों की ताकत से, उनके कार्रवाई से, उनके एक्शन से जो है घबराता था, डरता था। गांधी ने चौरी चौरा में संघर्ष की पीठ में छुरी भोंक दी। उसने संघर्ष को गालियां देने शुरू की, संघर्ष को कोसना शुरू किया मेहनतकश जनता के, और अपनी उसी सधी हुई भाषा में उसने ब्रिटिश सरकार के पक्ष में प्रचार शुरू किया। उसने संघर्ष को बदनाम करना शुरू किया। उसने हिंसा का जो दायित्व है, हिंसा के लिए जिम्मेदार बजाय ब्रिटिश सरकार को ठहराने के, गरीब किसानों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार और भी बर्बरता से किसानों से पेश आ सकी। उनकी लामबंदी बिखर गई जनता की गांधी के इस भीतरघात के बाद, और ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर बहुत जोरदार हमला कर सकी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उसके बाद गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही महीनों के अंदर गांधी भी गिरफ्तार हो गया और गांधी को अदालत ने 6 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन गांधी के सहयोग के लिए जो उसने ब्रिटिश सरकार के साथ किया था, जिसमें उसने चौरी चौरा और इसके आसपास किसान आंदोलन के दमन में ब्रिटिश सरकार की सीधी मदद की थी, उसके लिए गांधी को फरवरी 1924 में छोड़ भी दिया गया। उसे जेल से छोड़ दिया गया, उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से गांधी की ये मदद की, उस मदद के बदले जो गांधी ने ब्रिटिश सरकार की। गांधी का जो कुल रोल था, गांधी की जो कुल भूमिका थी, ये चौरी चौरा की घटना के बारे में मैंने आपको बताया। और ये ऐसी अकेली घटना नहीं थी। गांधी करता ये था कि वो आंदोलन शुरू करता था। इसके साथ ही गांधी ने, आपको याद दिला दें कि पूरा चौरी चौरा की घटना के साथ ही पूरा जो असहयोग आंदोलन था गांधी का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको वापस ले लिया था, ख़त्म कर दिया था। गांधी ने कहा कि भारत की जनता अभी किसी आंदोलन के लिए, किसी अहिंसात्मक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसे स्थगित कर रहा हूं और दोबारा तब शुरू करूंगा जब भारत की जनता अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब भारत की जनता प्रतिरोध बंद कर देगी और वो पुलिस से पिटते रहने के लिए तैयार हो जाएगी। ये गांधी की सोच और उसकी मान्यता थी। उसने कभी भी ब्रिटिश सरकार की हिंसा को जो है क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की, या निंदा की भी तो बहुत हल्के शब्दों में। उसने हमेशा जो प्रतिरोध की शक्तियाँ थी औपनिवेशिक शोषण और लूट के खिलाफ, उनकी निंदा की। उसने भगत सिंह की निंदा की, उसके साथियों की निंदा की। गांधी ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह की फांसी माफ़ी के लिए शर्त रखने से मना कर दिया। उसमें गांधी के साथ अंबेडकर भी शामिल था। दोनों ने बड़ी बेशर्मी से ब्रिटिश सरकार की मदद करते हुए
भगत सिंह को बचाने से इनकार कर दिया था। और इस तरह गांधी उन तमाम लोगों के विरुद्ध था जो उस तमाम बलिदानी परंपरा के भी विरुद्ध था, जिसके चलते भारत के जो सबसे आगे बढ़े हुए युवा और मजदूर हैं वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और उसमें अपने प्राणों की आहुति तक दे रहे थे। गांधी की एक कुटिल राजनीति, जिसमें वो मजदूरों और किसानों का इस्तेमाल भारत के पूंजीपतियों के लिए, ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथ से कुछ रियायतें छीनने के लिए किया करता था, मजदूरों और मेहनतकशों को इस्तेमाल किया करता था वो आंदोलन चलाने के लिए, और उन आंदोलनों के जरिए जो है वो ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया करता था कि वो भारत के पूंजीपतियों को रियायतें दें, उनके साथ समझौते कर लें, और जैसे ही ये समझौता हो जाता था गांधी आंदोलन को वापस ले लेता था। ये पहला इंस्टांस नहीं था। गांधी का अगर आप पूरा जीवन देखेंगे तो गांधी ने अपने पूरे जीवन में बार बार यही किया कि आंदोलन शुरू करता था, और आंदोलन शुरू होने के बाद जैसे ही ब्रिटिश पूंजीपति थोड़ा सा झुकते थे, भारत के पूंजीपतियों को वो कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम देने की, कुछ राजनीतिक आज़ादी देने के लिए या कुछ आर्थिक रियायतें देने के लिए तैयार हो जाते थे, गांधी अपना आंदोलन वापस ले जाता था। गांधी आंदोलन की पीठ में जो है छुरी मार देता था, और हर बार बहाना जो है उसका यही होता था, अहिंसा अहिंसा। यहाँ मुद्दा जो है हिंसा या अहिंसा का नहीं था, मुद्दा था गांधी की प्रतिबद्धता का कि कौन से वर्ग के साथ, कौन से समुदायों के साथ वो खड़ा था। तो ये बहुत स्पष्ट था कि गांधी किसी भी हर अर्थ में, वो चाहे कितना भी गरीब नवाज बनता हो, कितना भी वो गरीबों का नाम लेता हो, मजदूर किसानों का नाम लेता हो, लेकिन गांधी वास्तव में गरीबों के पक्ष में ना खड़ा होकर के, गांधी भारत के जो बड़े पूंजीपति थे, भारतीय पूंजीपति थे, वो उनके पक्ष में खड़ा था, उन्हीं के घर में रहता था। आप जानते हैं कि गांधी की जो हत्या हुई थी वो भी बिरला हाउस में हुई थी। भगत सिंह ने लिखा कि गांधी वहीं तक जाता था जहाँ तक ट्रेन उसे ले जाती थी, और वहाँ भी वो बिरला हाउस में ठहरा करता था। हर जगह गांधी के लिए भारत के पूंजीपति पावड़ा बिछाने के लिए तैयार रहते थे। और आप जानते हैं क्योंकि भारत के पूंजीपतियों का जो रिश्ता था ब्रिटिश पूंजीपतियों के साथ वो दोहरा था, जहाँ भारत के पूंजीपति एक तरफ ब्रिटिश पूंजीपतियों से अपने लिए रियायतें चाहते थे, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत के जो मज़दूर और किसान हैं, जो मेहनत का जनता है, वो ब्रिटिश पूंजीपतियों को उखाड़ फेंके और उनकी जगह भारत में मज़दूर वर्ग सर्वहारा अपनी सत्ता कायम करे और भारत में समाजवादी राज्य कायम हो। अगर किसी चीज़ के गांधी सबसे सख्त खिलाफ था तो वो समाजवाद के खिलाफ था। गांधी तरह तरह के आवरणों में ढककर पूंजीवाद की जो रेसिपी है उसे प्रस्तुत किया करता था। एक तरफ वो कहा करता था कि मुझे पार्लियामेंट पसंद नहीं है, दूसरी तरफ वो जो है पूरी तरह से समाजवाद के विरुद्ध खड़ा था, समाजवाद को गाली दिया करता था, क्रांतिकारियों के खिलाफ था, क्रांति के खिलाफ था, और किसी भी तरह से एक वास्तविक संघर्ष जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय उपमहाद्वीप पर जारी था, चल रहा था, वो सब के खिलाफ था। कांग्रेस के अंदर भी वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ था। हम ये सुभाष चंद्र बोस की राजनीति की वकालत नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी दोगला और दक्षिणपंथी आदमी था, लेकिन गांधी उसके इसलिए खिलाफ नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो दोगला और लफाज था, बल्कि इसलिए खिलाफ था क्योंकि गांधी को सुभाष चंद्र बोस की इस लफाजी में क्रांति नज़र आती थी। तो गांधी हर उस चीज़ के खिलाफ था जिसका संबंध किसी भी तरह से क्रांति और समाजवाद से था, सर्वहारा से था। इसी सब के चलते चौरी चौरा में गांधी ने पहले जनता का इस्तेमाल किया, और जब प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई हुई, जब ब्रिटिश सरकार उस पर टूट पड़ी, दमन हुआ, तो गांधी भाग खड़ा हुआ अहिंसा अहिंसा करते, और उसने चौरी चौरा की घटना को एक हथियार बनाकर ब्रिटिश सरकार से सहयोग शुरू किया। असहयोग आंदोलन को उसने सहयोग आंदोलन में बदल दिया ब्रिटिश सरकार के लिए। तो ये बहुत बड़ा घात था गांधी का,
और ये घात उसका पहला घात नहीं था। हम आपको बता दें, इससे पहले गांधी दक्षिण अफ्रीका में इसी तरह का घात वहाँ बार बार जो आप्रवासियों का आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका में उसके साथ करता रहा था। हालांकि आज भारत के जो एलिट शासक हैं और बड़ा कॉरपोरेट है, दक्षिणपंथी मीडिया है, वो झूठ मूठ ही गांधी के झूठे सच्चे किस्से बनाकर दक्षिण अफ्रीका में आपके सामने रखता है, हमारे सामने रखता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सबसे शर्मनाक हिस्सा, भारत से भी ज़्यादा शर्मनाक हिस्सा गांधी के जीवन का दक्षिण अफ्रीका में बीता, जहाँ उसने घात पर घात किए, गद्दारी पर गद्दारी की। और इस सब के चलते जो दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े पुलिस अफसर ने भारत के गवर्नर जनरल को पत्र लिखा कि गांधी भारत आ रहा है और ये आदमी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत काम का साबित होगा। तो ये गांधी का चरित्र था, ये गांधी का चरित्र था जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक वो लगातार आंदोलन के साथ घात किए गया। अहिंसा उसका एक कवर था, अहिंसा जो है वो नकाब थी उसकी। गांधी अगर अहिंसा की बात कर रहा था तो उसे दोनों तरफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो कभी भी ब्रिटिश सरकार के संबंध में अहिंसा का सवाल नहीं उठाता था। जब पुलिस दमन का मुकाबला करने के लिए जनता सड़क पर उतरती थी तब गांधी को अहिंसा याद आती थी। तो गांधी का जो पूरा जीवन है उसे हम चौरी चौरा की घटना के संदर्भ में तो देख ही रहे हैं। उसके संदर्भ में हमने उसकी एक तथ्यात्मक व्याख्या की है, लेकिन गांधी इसके परे भी था, इसके बाहर भी था। और ये गांधी का जो भूमिका चौरी चौरा में थी, ये गांधी की एक बहुत ही सधी हुई कंसिस्टेंट भूमिका थी शुरू से आखिर तक। गांधी के बहुत ही युवा काल से लेकर के और गांधी की मृत्यु तक गांधी भारत के पूंजीपतियों का एजेंट बना रहा, उनका प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि बना रहा, उनके लिए वो काम करता रहा और हर बार मेहनतकश जनता के साथ घात पर घात करता रहा। वो मेहनतकश जनता की बात इसलिए किया करता था, गरीबों की, हरिजनों की, दलितों की बात इसलिए किया करता था क्योंकि उसके बिना तो गांधी की कोई भूमिका नहीं हो सकती थी। गांधी इन मेहनतकशों को धोखा देकर, मेहनतकश जनता को अंधेरे में रखकर, अपनी भूमिका के बारे में धोखा देकर ही उन्हें अपने पीछे बांधता था और फिर उन्हें भारत के पूंजीपतियों के जो ठोस हित थे, आर्थिक और राजनीतिक हित थे, उनके पीछे ले जाकर के बांध देता था। गांधी कहता था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा हूँ, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ता नहीं था, बल्कि इन आंदोलनों का इस्तेमाल करते हुए, मेहनतकश जनता का इस्तेमाल करते हुए, उस भीड़ का स्टीम की तरह इस्तेमाल करते हुए वो कंसेशंस लेता था, रियायतों के लिए लड़ता था। और जैसे ये रियायतें मिलती थी गांधी पीछे हट जाता था, उन रियायतों को भारत के पूंजीपतियों की जेब में डाल देता था, जिससे कांग्रेस के मंच पर हावी ये जो पूंजीपति हैं, कांग्रेस जिनका प्रतिनिधित्व करती थी, तो वो एक एक कदम करके ब्रिटिश साम्राज्य से जो है वो रियायतें लिए जाते थे। और गांधी किसी भी तरह से आपको बता दें कि 1942 तक भी गांधी किसी भी तरह से यहाँ से ब्रिटिशर्स को खदेड़ने के पक्ष में नहीं था। वो सिर्फ सीमित स्वराज्य के, स्वायत्तता के पक्ष में था। और ये जो गांधी का मूवमेंट था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में, क्योंकि सीपीआई, स्टालिनवादी सीपीआई ब्रिटिश साम्राज्य की गोद में जा बैठी थी, स्टालिन के कहने से स्टालिन का समझौता हो गया था, तो उस स्थिति का फ़ायदा लेने के लिए गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसे बहुत जल्दी उसने भारत छोड़ो आंदोलन को ठंडे बस्ते में लगा दिया था। और गांधी भी दूसरे विश्व युद्ध में धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग करने लगा। तो ये वो स्थिति थी 1942 में जिसमें गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुड़ते हुए 1947 के उस पार्टीशन की, उस विभाजन की, सांप्रदायिक विभाजन की ज़मीन तैयार कर रहा था, जिसका बाद में हम देखते हैं कि गांधी दिखाने के लिए विरोध करता है। तो ये वो स्थिति थी
ये ये जो गांधी की पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है, जो उसकी जीवन यात्रा है, ये इस चौरी चौरा के साथ जुड़ी हुई है। और गांधी की इन सारी कार्रवाइयों के चलते ही गांधी का जो समर्थन था युवाओं के बीच में, वो भगत सिंह की फांसी के बाद विशेष रूप से पूरी तरह से टूट गया था। जैसे जैसे ये पता चला, ये खबर फैली पूरे भारत में कि गांधी ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह की फांसी का मुद्दा उठाने तक से इनकार कर दिया है, वैसे वैसे गांधी का सितारा डूबने लगा। और इस डूबते हुए सितारे को गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करके उस समय चमकाया, जब स्टालिनवादी सीपीआई जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की गोद में जा बैठी स्टालिन के इशारे पर। उससे पहले भारत में युवाओं की जो बड़ी संख्या है वो मार्क्सवाद की तरफ झुकने लगी थी, कम्युनिस्टों के लाल झंडे की तरफ झुकने लगी थी। तो सीपीआई की गद्दारी ने गांधी को ऊपर उठाया, गांधी की डूबती नाव को फिर से निकाला, और गांधी की गद्दारी ने 1947 का सांप्रदायिक विभाजन और कत्लेआम उसे जन्म दिया। गांधी की जो सारी राजनीति थी, गांधी की पूरी राजनीति भारत के पूंजीपतियों को केंद्रक बनाकर संपन्न की जा रही थी। गांधी बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही सचेत रूप से ये जानता था कि वो कौन से वर्ग के हितों को जो है आगे बढ़ा रहा है, कौन से वर्ग के हितों के लिए वो काम कर रहा है, और कौन से वर्ग के हितों को पीछे रखते हुए उसे धोखा देना है। गांधी को ये फंडा बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था। तो गांधी की जो सारी राजनीति, उसकी जो ईमानदारी, उसका जो त्याग और तपस्या, ये सारी की सारी भारत के बड़े पूंजीपतियों के राजनीतिक हितों और उनकी राजनीति के साथ बंधी हुई है और उसके मातहत। तो चौरी चौरा की ये जो घटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें जो है लगभग इसमें 228 लोगों को गिरफ्तार किया या 172 को फांसी दी, या इसमें कितने लोग मरे या पुलिस वाले मरे, इसलिए नहीं। ये तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व की बात है, लेकिन इसका जो बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव है वो इस बात को लेकर है। इसका महत्व इस घटना का इस बात में निहित है कि इसने गांधी की जो राजनीति थी उसकी पूरी तरह से कलई खोल दी थी युवाओं के साथ। गांधी की राजनीति को स्पष्ट कर दिया था कि गांधी को लोगों का प्रतिकार, मेहनतकश गरीब जनता का प्रतिकार तो हिंसा दिखती है, लेकिन जो सरकारी हिंसा है, जो औपनिवेशिक हिंसा है, सरकार जिसके हाथ में हिंसा की सारी मशीनरी है, पुलिस है, राइफलें हैं, तो उनसे जो कत्लेआम किया जाता था, उनसे जो दमन किया जाता था जनता का, उसके संदर्भ में गांधी को कभी अहिंसा याद नहीं आती थी। तो गांधी की ये जो भूमिका थी, इसको लेकर इतिहास में अपने आप में तमाम चर्चाओं में ये जो चौरी चौरा है, जैसा मैंने कहा कि ये इन चर्चाओं के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, एक मील का पत्थर है जिस पर आज हमने बात की। और चौरी चौरा की इस घटना को 100 साल पूरे हो चुके हैं आज, तो इसलिए हमने इसके संदर्भ में गांधी के चरित्र पर बात की। गांधी के चरित्र पर हमने पहले भी बात की है और आगे भी बात करते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्पष्ट करते रहेंगे हम कि किस तरह से हमारा जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है, जिसके अंदर ये जो दक्षिणपंथी धारा गांधी के नेतृत्व में पनप रही थी, जिसे कांग्रेस का मंच मिला हुआ था, ये किस तरह से बार बार मजदूरों और किसानों के साथ घात कर रही थी, किस तरह से ये भगत सिंह और उसकी विचारधारा के कॉन्ट्रास्ट में, उसके ठीक विपरीत ये स्वतंत्रता आंदोलन में, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में खड़ी हुई थी, और किस तरह से ये भगत सिंह और उसकी विचारधारा को, समाजवाद के उसके विचार को किनारे लगाने के लिए बहुत ही सचेत और भरसक प्रयत्न कर रहे थे। तो ये दक्षिणपंथी शिविर, जिसका नेतृत्व गांधी करता है, हमारे औपनिवेशिक संघर्ष में, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में, ये पूरा जो इसका जो एक्सपोजर है, इसका जो भंडा है, वो खुद गांधी के पूरे उसके जीवन चरित्र से हमारे सामने उसका खुलासा हो जाता है।
और इसके अलावा जो चौरी चौरा की घटना है विशेष रूप से, वो इसे पूरी तरह से खोल कर रखते हैं। तो साथियों, गांधी के बारे में ये बात करते हुए हम आपको बता दें कि औपनिवेशिक संघर्ष पर भी, औपनिवेशिक जो लड़ाई है उसे लेकर भी हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं, आगे भी ये जारी रहेगा, आपके साथ रहेंगे और इसे समझने की कोशिश करते रहेंगे। भारत की राजनीति को, आज की राजनीति को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने इस उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को, औपनिवेशिक दासता विरोधी संघर्ष को हम ठीक से समझें। हम 1947 को समझें, 1942 को समझें, गांधी के रोल को समझें, कांग्रेस को समझें, सीपीआई को समझें, हिंदू महासभा और आरएसएस को समझें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सामने ज्वलंत राजनीतिक प्रश्न हैं, उनके जो सटीक उत्तर हैं वो इस समझ में निश्चित रूप से छिपे हुए हैं।